नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं मलकीत सिंह वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में, जिसके अंदर हम कैनेडियन ग्लेशियर की प्रमुख झीलें और 5 महान झीलों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो देखें जरा, आज हम जो झीलें पढ़ेंगे तो इसमें एक तो आपको कैनेडियन ग्लेशियर की प्रमुख झीलें पढ़ना है, दूसरा इसके अंदर आप 5 महान झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको नाम नोट करा देता हूं कि हमें झीलें कौन कौन सी पढ़ना है। तो सबसे पहले जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों की बात करें, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पर जब हम झीलों की बात करेंगे तो दोस्तों 2 भागों में यहाँ पर हम इसे विभाजित करते हैं। मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो पहले क्षेत्र में हम जो रखेंगे उनको कहा जाता है कैनेडियन हिमनद। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर। कैनेडियन ग्लेशियर या हिमनद की झीलें। दूसरा जो इसमें मेन आपकी कैटेगरी है उसको कहा जाता है 5 महान झीलें, 5 ग्रेट लेक्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर कैनेडियन हिमनद में कौन कौन सी झीलें हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली झील के बारे में आपसे पढ़ा जाएगा, वो है ग्रेट बियर। पहले सारी चीज़ों को नोट करें, बियर। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव। तीसरे पर अथाबास्का, फिर है रेंडियर, और 5वीं झील आएगी वो है आपका विनीपेग। दोस्तों 5 झीलें यहां पर हमें पढ़ना है जिनको कहा जाएगा कैनेडियन ग्लेशियर की प्रमुख झीलें, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। क्लियर हो गया? 5 महान झीलों की बात करें यहां पर, तो 5 महान झीलों में कौन कौन सी झीलें हैं, तो ये पूरा 5 महान झीलों का ग्रुप है, जिसमें सबसे पहली झील की बात करेंगे वो है सुपीरियर झील, सुपीरियर। दूसरे में आप देखेंगे आपको मिलेगा हुरन, फिर है मिशिगन, और 4 लेक हैं आपका इरी, और 5वीं झील आपको मिलती है यहां पर, उसको कहा जाता है ओंटेरियो, ओंटेरियो झील। तो पहला क्या हो गया, आपको कैनेडियन ग्लेशियर की 5 झीलें पढ़ना है, और दूसरे नंबर पर हम जो पढ़ेंगे वो कैनेडियन ग्लेशियर की 5 झीलों के बाद हम पढ़ेंगे 5 महान झीलों के बारे में, सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, इरी और ओंटेरियो। इसके बाद दोस्तों 2 झीलें, आपको कुछ झीलें हैं वो अलग से भी पढ़ना है। उन झीलों की बात करें तो उन झीलों में एक आपको पढ़ना है मीड झील के बारे में, एक हमें पढ़ना है सॉल्ट झील के बारे में, और इसमें एक और देखें तो एक कांकागुआ या रहने तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मेन 2 झीलें आपको अलग से पढ़नी है, मीड झील और सॉल्ट झील। तो कुल मिला के 10 झीलें यहाँ पर हम अकेला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें कैनेडियन ग्लेशियर की झीलें और 5 महान झीलों के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज कैनेडियन ग्लेशियर की प्रमुख झीलों के बारे में। तो कैनेडियन ग्लेशियर की 5 झीलों की जब बात की जाएगी तो इन 5 झीलों में आप देखोगे तो कनाडा की, पहले सबसे पहले आप ये समझें कि कनाडा की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर आपको ये पूरा कनाडा की पोजीशन मिल जाएगी। कनाडा के नीचे क्या है, साउथ अमेरिका, सॉरी कनाडा, और कनाडा के नीचे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर हो गया? तो आपको एटलस के साथ सारी चीज़ों को पढ़ना है, घर पे एटलस रखें, एटलस के साथ सारी चीज़ों को देखें। सबसे पहले आप कनाडा में जाएंगे, कनाडा के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ झील मिलेगी, इसका नाम है बियर झील। बियर के बाद दूसरी झील दी हुई है स्लेव। क्लियर? तो सबसे पहले कनाडा में आपको क्या मिलेगा, बियर झील। बियर झील के बाद नीचे जाएंगे स्लेव झील।
स्लेव के बाद और नीचे जाएंगे यहाँ पर अथाबास्का झील, और अथाबास्का के और ऊपर जाएंगे, यहाँ पर एक झील है रेंडियर झील, इसमें दिया नहीं हुआ है, आप नाम लिख सकते हैं इस झील को क्या कहा जाता है, रेंडियर झील। इसके बाद जो पांचवी झील है वो है हमारी विनिपेग झील। तो दोस्तों कितनी झीलें हो गई, 5 झीलें। कौन कौन सी, एक बार दोबारा से देखें, बिल्कुल सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ऊपर की जो झील है वो है ग्रेट बियर, दूसरे नंबर पर ग्रेट स्लेव, फिर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर है अथाबास्का, चौथे पर रेंडियर, और पांचवी जो झील है उसको कहा जाता है विनिपेग झील। तो इनका आपको हमेशा जब भी हम बात करें तो इनमें हमेशा आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इनका पूरा सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो उत्तर से दक्षिण का दिया। सबसे ऊपर क्या है, बियर, फिर स्लेव, फिर अथाबास्का, फिर रेंडियर, और लास्ट झील क्या है, विनिपेग झील। तो उत्तर से पूरे का आप क्रम याद रखेंगे। इनकी कुछ विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। जैसे बियर झील के बारे में बात करें तो बियर झील दोस्तों यहाँ पर जो दी हुई है, इसी बियर झील से आप देखोगे यहाँ पर आपका एक सर्किल है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा की बात करें तो ये इसी झील से आकर गुजरेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कैनेडियन ग्लेशियर की किस झील से आर्कटिक सर्किल पास करता है या आर्कटिक सर्किल गुजरता है, तो हम कहेंगे बियर झील से आर्कटिक सर्किल पास करता है। क्लियर हो गया। तो बस इसमें यही पॉइंट याद रखना है कि इससे आर्कटिक सर्किल पास होता है। स्लेब में कुछ याद नहीं रखना, अथाबास्का और रेंडियर में भी कुछ याद नहीं करना, बस इनका एक क्रम याद रखना। उसके बाद लास्ट बात करें यहाँ पर कौन सी झील है, विनिपेग झील। विनिपेग झील की बात करें तो विनिपेग झील यहाँ पर जो है वो कनाडा के जिस प्रांत में ये झील दी हुई है, देखो यहाँ पर समझ लेना चीजों को। तो यहाँ पर ये जो झील की बात करोगे तो ये झील कनाडा के जिस प्रांत में दी हुई है उस प्रांत को कहा जाता है मैनीटोबा प्रांत। मतलब कनाडा की ये जो स्टेट है यहाँ पर, तो इस राज्य को क्या कहा जाता है, मैनीटोबा। समझ लेना सारी चीजों को। तो मैनीटोबा, तो यहाँ पर आपको विनिपेग में स्पेशल क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो विनिपेग झील किस राज्य में स्थित है, कनाडा के, हम कहेंगे मैनीटोबा में। और इस मैनीटोबा प्रांत की जो राजधानी है, इसकी राजधानी का नाम करें तो राजधानी का नाम भी क्या है दोस्तों, विनिपेग। यहां पर लिख भी दे रहा हूं, तो राजधानी का नाम क्या है, विनिपेग। तो हम कह सकते हैं मैनीटोबा प्रांत की राजधानी क्या है, मिनीटोब। आप कहेंगे सर बाकी के बारे में आपने क्यों नहीं बताया कि ये किस प्रांत में है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इस झील पर एक जो सिटी दी हुई है विनिपेग, वो इंपॉर्टेंट है। तो जब किसी क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पर उसके बारे में हमें सारी डिटेल भी समझनी होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर समझेंगे। तो विनिपेग कनाडा के मैनीटोबा प्रांत में, और इसी झील के तट पर मैनीटोबा प्रांत की राजधानी क्या स्थित है, विनिपेग। और विनिपेग किसके लिए फेमस है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। तो क्वेश्चन आता है कि विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, तो हम कहेंगे मैनीटोबा प्रांत के विनिपेग विश्व की सबसे बड़ी मंडी है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से 5 झीलें होती हैं, इनको एक बार लिख लेते हैं ये पांचों झीलों के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे, कनेडियन ग्लेशियर की झीलें। कनेडियन ग्लेशियर मतलब हिमानी की झीलें। तो इन झीलों में बात करें तो सबसे पहली झील कौन सी थी, बियर, ग्रेट बियर। दूसरी झील क्या थी, बियर के बाद क्रम याद रखना है, स्लेव। स्लेव के बाद बताएं क्या था, अथाबास्का। अथाबास्का के बाद रेंडियर, और रेंडियर के बाद क्या था, विनिपेग। क्लियर हो गया सभी का। तो ये 5 झीलें आपको याद रखना है क्रम से, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनिपेग। अब इन झीलों में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में देखें। तो बियर झील से आपको याद रखना है कि इस झील से कौन सा सर्किल निकलता है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त का मतलब होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
मतलब 66.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। तो वो कहाँ से पास आउट होता है? आपका बियर झील से। इनके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। विनिपेग में आपको बताया कि विनिपेग जो मैनीटोबा है, तो मैनीटोबा प्रांत की राजधानी, मैनीटोबा प्रांत की राजधानी क्या है? विनिपेग। विनिपेग इसी झील पर स्थित है। क्लियर? तो मैनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग किस पर है? इसी झील के तट पर स्थित है। और ये विनिपेग मैंने आपको बताया किस चीज के लिए फेमस है? तो विनिपेग यहाँ पर ये नाम हल्का का विनिपेग। तो विनिपेग मैंने आपको किसके लिए बताया दोस्तों? तो गेहूं की विश्व में, याद रखना, पूरे विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। गेहूं का उत्पादन ही यहां पर होता, याद रखना, मार्केट है। तो गेहूं की सबसे बड़ी मार्केट या गेहूं की सबसे बड़ी मंडी की बात करें तो वो मंडी कहां पर है? आपकी मैनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग, जो विनिपेग झील के तट पर ही स्थित है। तो इन झीलों को फटाफट नोट करें, 5 झीलें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फटाफट करें जल्दी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 5 महान झीलों के बारे में। तो ये 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? तो 5 महान झीलों की बात की जाए तो यहां पर आप देखेंगे तो कनाडा और यूएसए की, तो ऊपर दोबारा से देख लें, यहां पर एक बार इमेज को समझ लें। तो यहां पर कनाडा है और कनाडा के नीचे यूएसए है। इन दोनों के बीच में ये 5 महान झीलें दी हुई हैं। मतलब यहां पर आपको याद रखना है, एक चीज को समझ लो, कनाडा और यूएसए के बीच में जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो ये जो सीमा है ये कनाडा और यूएसए के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है यहां तक। उसके बाद ये कुछ लाइन यहां पर दी हुई है, उसके बाद ये लाइन आपका इस तरीके से डिसाइड होती है। तो ये कनाडा और यूएसए के बीच में क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस अक्षांश के सहारे बनाई गई है? तो याद रखेंगे 49 डिग्री अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे हमने इस लाइन को बनाया है। तो हम कह सकते हैं 49 डिग्री का अक्षांश कनाडा और यूएसए के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो यहां तक, और इसके बाद आप देखोगे तो इन देशों के बीच में यहां पर जो झील है आपका, तो ये पूरा जो झील दिया हुआ है सुपीरियर झील, उसके बाद यहाँ पर है आपका हुरन झील, और उसके बाद यहाँ पर इरी झील, और लास्ट में ये छोटा सा झील है ओंटेरियो झील। मतलब कहने का कि ये जो 5 झीलें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, तो इन 5 झीलों की बात करें तो ये पांचों झीलें क्या करती हैं? 5 में से 4 इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो ये झीलें आपका बिल्कुल कनाडा और यूएसए के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती हैं। तो हम कहने को ये कह सकते हैं कि कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री, एक मिनट, तो 49 डिग्री का जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश है, ये सीमा निर्धारण करता है। और प्लस 5 जो ग्रेट लेक्स हैं ये यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। 5 में मेन 4 निर्धारण करती हैं, एक पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है, लेकिन इनको सामान्यतः जब ग्रुप में बात की जाती है तो 5 महान झीलों को एक साथ कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 49 डिग्री की अक्षांश रेखा और 5 महान झीलें कनाडा और यूएसए के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। इसके बाद समझते हैं झीलों के बारे में। तो अगर इन 5 झीलों के बारे में आप देखें यहां पर अच्छे से, तो यहां पर कनाडा और यूएसए की, जब मैंने कहा कि आप बाउंड्री की बात करेंगे तो बाउंड्री का निर्धारण आपका कहां से होगा उस चीज को समझें। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आधा भाग कनाडा का है और आधा भाग यूएसए का, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक सामान्य वर्गीकरण है यहां पर। तो इस तरीके से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। तो आप इन झीलों को अगर आप देखोगे तो सबसे पहली जो झील है वो है आपका सुपीरियर झील,
तो पहली झील आपका कौन सा है, यहाँ पर अभी शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सारी डिटेल बताऊंगा। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील के बाद जो दूसरी झील है यहाँ पर वो है आपका हुरन झील, तीसरी झील को कहा जाता है इरी झील, और ये है आपका ओंटारियो झील। तो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, हुरन, इरी और ओंटारियो, तो इन चारों झीलों को अगर आप देखोगे तो ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। मतलब इनकी जब भी आपको स्थिति पूछा जाए तो हम कहेंगे ये चारों की चारों जिले सुपीरियर, हुरन, इरी और ओंटारियो दोस्तों कहां पर स्थित है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। इसके बाद मिशिगन झील की अगर आप बात करें तो यहां पर जो झील है वो मिशिगन है। मिशिगन झील आप देखोगे पूरी तरीके से कहां पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। तो 5 झीलों में आपको याद रखना, सुपीरियर, हुरन, इरी और ओंटारियो कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित है, और मिशिगन झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, पहली चीज। दूसरा आपको याद रखना है, कई बार इनका सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में अगर आप देखोगे तो सबसे पूर्वी जो पश्चिमी झील मिलेगी वो आपको सुपीरियर मिलेगी। उसके बाद अगर दूसरा नंबर आएगा तो वो हुरन का होगा, मिशिगन का, तीसरा नंबर हुरन का, चौथा इरी का, और 5वां नंबर किसका होगा, ओंटारियो झील का। मतलब इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो जब आप पश्चिम से पूर्व दिशा में इसको पढ़ा जाए, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में जब दोस्तों यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको याद रखना कि सबसे पहले कौन सी झील मिलेगी, सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर हुरन, फिर इरी, और लास्ट में क्या मिलेगी, ओंटारियो झील। तो इस तरीके से आप इसका पश्चिम से पूर्व का क्रम याद रख सकते हैं। लेकिन कई बार इनका क्षेत्रफल के अनुसार भी क्रम पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में इन झीलों का क्रम क्या होगा। जब हम क्षेत्रफल में इन झीलों के क्रम की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों याद रखना है, तो क्षेत्रफल में जब आपसे पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, सुपीरियर झील। मैं ए नंबर लिख दे रहा हूं, तो यहां पर ए में आप याद रखेंगे ये क्षेत्रफल का पॉइंट है ए। दूसरे नंबर पर हम जो बी में बात करेंगे तो वो हुरन झील, सी नंबर पर आ जाएगा आपका मिशिगन झील, डी नंबर पर इरी झील, और लास्ट नंबर जो होगा ई नंबर पर कहा जाएगी ओंटारियो झील। तो क्षेत्रफल में क्रम अलग होता है। मतलब अगर आपको क्षेत्रफल से क्रम याद रखना हो तो क्षेत्रफल में आप क्या बताएंगे कि इनका क्रम क्या है, तो सबसे बड़ी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद हुरन, फिर मिशिगन, फिर दोस्तों इरी, और लास्ट में क्या आ जाएगी, ओंटारियो झील। तो हम कह सकते हैं कि सुपीरियर झील सबसे पश्चिम में स्थित है और 5 ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील है। इरी झील सबसे पूर्व में स्थित है जो 5 ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। तो एक बार इनके क्रम को यहां पर लिख लें कि किस तरीके से हमें याद रखना है। तो हेडिंग डालेंगे 5 महान झीलें, 5 ग्रेट लेक्स। तो सबसे पहले तो इनका दिशा के हिसाब से आपको क्रम पूछा जाए कि डायरेक्शन के हिसाब से इनका क्रम क्या है, तो डायरेक्शन में क्या याद रखेंगे, तो सबसे पहले सुपीरियर आएगा, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद हुरन, हुरन, हुरन के बाद इरी, और लास्ट में क्या आएगा, ओंटारियो। क्लियर। तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर हुरन, फिर इरी, और लास्ट में ओंटारियो। क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल में क्रम क्या होगा, तो क्षेत्रफल में जब क्रम की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सुपीरियर, सुपीरियर के बाद बड़ी है हुरन, हुरन के बाद है मिशिगन, मिशिगन के बाद इरी, और इरी के बाद क्या आएगी, ओंटारियो। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे तो इन दोनों झीलों की बात की जाए तो मतलब दोनों स्थितियों की बात की जाए तो सुपीरियर झील यहां पर दिशा में सबसे बड़ी झील है, दिशा में सबसे पश्चिमी झील है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। मतलब यहां हम पश्चिम से स्टार्ट करेंगे पूर्व की ओर। और ओंटारियो झील की बात करें तो ओंटारियो झील सबसे पूर्वी झील है और क्षेत्रफल की सबसे छोटी झील है। बाकी अगर आपको इनका नाम ही याद रखना है कि 5 ग्रेट लेक्स में कौन सी झीलें आती हैं, तो उसके लिए दोस्तों एक ट्रिक याद रख लेना, हॉर्म्स। तो हॉर्म्स के नाम से ही आपको याद हो जाएगा
जैसे आप देखोगे एच से क्या हो जाएगा हुरन, ओ से क्या हो जाएगा ओंटारियो, एम से क्या हो जाएगा मिशिगन, ई से इरी और एस से क्या हो जाएगा सुपीरियर। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको झीलों के नाम रखने के लिए याद होगी ट्रिक, हर जगह इसको अप्लाई नहीं करना। अगर क्षेत्रफल आता है तो आंसर अलग होगा, अगर दिशा में पूछा जाता है पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तो उसका आंसर अलग आएगा। ट्रिक आपको हेल्प करेगी कि जैसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन 5 महान झीलों में शामिल है या नहीं है, उसमें आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको पूरा इमेज के आधार पर इन चीज़ों को याद रखना है। तो इमेज आपने देखा था, तो सबसे पहले यहाँ पर जो झील था वो हमारा कौन सी थी, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के साथ ही जुड़ी हुई यहाँ पर झील है, उसको क्या कहा जाता है इस तरीके से हुरन झील। हुरन झील के यहाँ पर नीचे ही जुड़ी हुई है, इसको क्या कहा जाता है इरी झील। और इरी झील के साथ ही सीमा लगी हुई है दोस्तों किसकी, ओंटारियो झील की। और यहीं पर इस तरीके से आप देखोगे इसी तरफ आपकी यहाँ पर जो झील है उसको कहा जाता है सामान्यतः क्या कहेंगे हम मिशिगन झील। यहीं पर आप देखोगे इनके बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इस तरीके से, जो कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। मतलब इसके ऊपर क्या है कनाडा और इसके नीचे क्या है यूएसए। तो हम कह सकते हैं कि मिशिगन झील, तो ये हो गया सुपीरियर, मिशिगन, हुरन, इरी और ओंटारियो। तो मिशिगन झील आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूर्णतः कहाँ पर है, यूएसए में स्थित है। बाकी की चारों झीलें कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनको लिख भी लेंगे एक बार। तो लिखना कैसे है कि यहाँ पर एक बार पहले से लिख लेंगे, तो क्रम से लिखें, पहले क्षेत्रफल में क्रम लिखेंगे सुपीरियर, फिर हुरन, सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। तो 5 झीलें हो गई आपकी। इन 5 झीलों में मैंने कहा है कि ये अगर हम इन 5 झीलों में सुपीरियर, हुरन, इरी और ओंटारियो की बात करें तो ये चारों झीलें कहाँ पर स्थित हैं, हम कहेंगे कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। लेकिन जब बात की जाएगी अकेला मिशिगन झील की, तो मिशिगन झील अकेला कहाँ पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पांचों जिले कहाँ पर स्थित हैं, तो ये याद रखेंगे। और क्षेत्रफल में मैंने आपको क्रम बताया है कि ये पूरा क्षेत्रफल के अनुसार क्रम होगा, सबसे बड़ी सुपीरियर और सबसे छोटी ओंटारियो। ठीक है, इसमें भी आप समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। और इससे पहले हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि दिशा में, क्षेत्रफल में और ट्रिक के हिसाब से आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। कैनेडियन ग्लेशियर की झीलें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो एक बार इन झीलों के बारे में फिर से देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम सारी झीलों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपीरियर झील की। तो देखें यहाँ पर, तो ये जो दोस्तों झील दी हुई है, इस झील को क्या कहा जाएगा, सुपीरियर झील। तो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बाउंड्री बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। तो आधा भाग इसका कनाडा की तरफ है और आधा भाग इसका कहाँ पर है, यूएसए की तरफ है। अब इसमें देखें, ये जो झील है तो इस पूरे क्षेत्रफल को, ज़्यादातर यूएसए की बात की जाती है, तो ये जो झील एक ऊंची जगह पर स्थित है, याद रखना। तो एक टापू टाइप की क्षेत्र है जिसको उच्च भूमि कहा जाता है। तो ये झील किस पर स्थित है, उच्च भूमि पर। और उस पूरी उच्च भूमि को, मतलब इसके आसपास की जितनी भी भूमि का क्षेत्र है, तो उस भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सुपीरियर। तो इस पूरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, सुपीरियर उच्च भूमि। तो क्या कहा जाएगा, सुपीरियर उच्च भूमि। अब बात करें कि सुपीरियर उच्च भूमि की, तो सुपीरियर उच्च भूमि दोस्तों याद रखेंगे, तो ये लोहे का या लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र है। मेन यूएसए में पूछा जाता है
कि यहाँ उत्तरी अमेरिका में भी कहें तो यूएसए में मेनली याद रखना कि उत्तरी अमेरिका या यूएसए में लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो हम कहेंगे सुपीरियर उच्च भूमि, यहाँ हम कह सकते हैं सुपीरियर झील। तो अगर यहाँ पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र है तो इस झील के या यूएसए में कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर लौह इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र बना होगा। तो इसी झील के मुहाने पर, यहाँ पर तट पर, तो इसी झील के तट पर एक जगह है डुलुथ। तो डुलुथ की बात करें तो ये पूरे का पूरा जो डुलुथ है ये आपका आयरन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो हम कह सकते हैं कि डुलुथ में लौह इस्पात उद्योगों के सर्वाधिक विकास होने का कारण क्या है, तो हम कहेंगे सुपीरियर हाईलैंड में मिलने वाला उच्च लौह अयस्क। तो सुपीरियर उच्च भूमि में मिलने वाले लौह अयस्क के कारण डुलुथ में लौह अयस्क उद्योगों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। दूसरी चीज बात करें तो इस पूरी झील की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज है कि सुपीरियर झील जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है, तो आंसर हम क्या देंगे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है, सुपीरियर झील। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इस झील से, तो नॉर्थ अमेरिका की क्या हो गई, ये सबसे बड़ी झील हो गई, फर्स्ट हो गया नॉर्थ अमेरिका में। दूसरा विश्व में पूछा जाता है कि विश्व में इस झील का स्थान कहां पर है, तो विश्व में याद रखेंगे कि ये दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों, सुपीरियर झील है। अगर सेकंड ये है तो फर्स्ट झील कौन सा है आपका, कैस्पियन सागर। तीसरा जो इससे क्वेश्चन आपको याद रखना है सुपीरियर झील से, तो सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, पानी की सबसे बड़ी झील। क्लियर हो गया। तो हम कहेंगे ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, तो अपने महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है। यूएसए की सबसे बड़ी झील कह सकते हैं, कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित है। आयरन अयस्क के लिए लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसी कारण डुलुथ में लौह इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। फिर हम कह सकते हैं कि ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और विश्व में दूसरी सबसे बड़ी झील है। हम कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर के बाद विश्व में यह दूसरी सबसे बड़ी झील है। क्लियर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने किसमें, सुपीरियर झील के अंदर। तो लिखे जरा सुपीरियर झील, तो हेडिंग डालेंगे सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे कि वर्ल्ड में, विश्व में सेकंड सबसे बड़ी झील है। हम कह सकते हैं कि आफ्टर मतलब किसके बाद है, कैस्पियन सागर के बाद, कैस्पियन सागर के बाद ये सबसे बड़ी झील है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये मीठे पानी की, मीठे पानी मतलब फ्रेश वाटर, मीठे का मतलब नहीं कि इसके अंदर आपने चाशनी घोल दी है, मीठे पानी का मतलब होता है फ्रेश वाटर में, ये वर्ल्ड में, फ्रेश वाटर में वर्ल्ड की फर्स्ट झील है। तो क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी झील है, अपने महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दूसरी कहाँ पर स्थित है वो यहाँ पर लिख लेंगे कि ये कनाडा और यूएसए में स्थित है। क्लियर। तीसरा जो नेक्स्ट हम पॉइंट याद रखेंगे तो इसी में स्थित है आपका ये झील किस जगह पर स्थित है, सुपीरियर उच्च भूमि में स्थित है। अगर ये झील सुपीरियर उच्च भूमि में स्थित है तो सुपीरियर उच्च भूमि किसके लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इसी झील पर जो शहर दिया हुआ है डुलुथ, डुलुथ यूएसए में है ये, तो इसी झील के ऊपर जो डुलुथ दिया हुआ है यूएसए में, तो डुलुथ किसके लिए फेमस है, तो हम कहेंगे डुलुथ लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क का ये सबसे बड़ा केंद्र फर्स्ट नंबर है। तो इसका मतलब डुलुथ किसके लिए फेमस होगा दोस्तों, यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों के का ये सबसे बड़ा केंद्र होगा। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको सुपीरियर झील में याद रखने होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार।
इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे अगली झील के बारे में, सुपीरियर झील के बाद जो अगली झील की बात करेंगे, यहाँ पर वो झील दी हुई है, आपको क्षेत्रफल में पढ़ते जाएंगे। तो दूसरी झील की बात करेंगे, यहाँ पर वो है हुरन झील। तो हुरन झील की ये पूरी पोजीशन है। यहाँ पर आपका सुपीरियर झील था, सुपीरियर के बाद हुरन झील। हुरन झील में मैंने क्या बताया था, सुपीरियर में एक पॉइंट और याद रखना, वो मैंने बताया नहीं लेकिन पहले बता चुका था कि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है। हुरन झील क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी झील है। कहाँ पर स्थित है, कनाडा यूएसए की सीमा पर स्थित है। और इसी झील के तट पर, मतलब यहाँ पर आप पॉइंट देखोगे, ये पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी झील के तट पर, मतलब ये इसके पास ही माना जाता है, इसी झील के तट पर एक जगह है सडबरी। तो सडबरी की बात करें तो सडबरी क्वेश्चन आता है कि किस झील के पास स्थित है, हम कहेंगे हुरन झील के पास स्थित है। ठीक है, हुरन। और किसके लिए फेमस है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो निकिल का उत्पादन होता है। तो लेकिन ये किस साइड आ रहा है, तो देखोगे आप ऊपर की साइड है, तो ये किस में स्थित होगा, कनाडा में। तो हम कह सकते हैं कि इस झील के तट पर स्थित सडबरी कनाडा में निकिल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो बस यही जिसमें याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जो सुपीरियर झील है और जो हुरन झील है, ये दोनों झीलें आपस में जुड़ जाती हैं। तो जिस नहर के द्वारा ये दोनों झीलें जुड़ती हैं उसको कहा जाता है सू नहर। तो हम कह सकते हैं कि सू नहर के द्वारा ये दोनों झीलें आपस में जुड़ती हैं। और इसी सू नहर के पास में, इसी सू नहर के पास में कनाडा का एक बंदरगाह दिया हुआ है जिसको कहा जाता है सॉल्ट मैरी बंदरगाह। सॉल्ट मैरी बंदरगाह। तो सॉल्ट मैरी बंदरगाह किस नहर के तट पर है, सू नहर के तट पर। और किस साइड है, ये कनाडा की साइड दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने किसमें, सुपीरियर झील में, सॉरी हुरन झील के अंदर। तो कैसे लिखेंगे हुरन झील में, तो डालें हेडिंग हुरन झील। तो हुरन झील में सबसे जो पहला पॉइंट याद रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल में, बाई एरिया क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी झील है। हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी झील है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। फिर हम ये कह सकते हैं कि इस झील में अगला पॉइंट कि ये झील के तट पर एक जगह है सडबरी। तो इसी की झील पर क्या स्थित है, सडबरी, जो किसका भाग है, कनाडा का। और किस चीज़ के लिए फेमस है वो आपको बता चुका था कि निकिल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और इसी में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक नहर है सू नहर। सू नहर, तो सू नहर मतलब इस साइड सुपीरियर झील है, इस साइड हुरन झील है। तो सुपीरियर और हुरन इन दोनों झीलों को जो जोड़ने का काम करती है वो सू नहर। और इसी सू नहर में यहाँ पर एक बंदरगाह दिया हुआ है सॉल्ट सेंट मैरी। तो हम कह सकते हैं कि सू नहर जो है वो सुपीरियर झील को, सू नहर क्या करती है, सुपीरियर झील को किससे जोड़ती है, हुरन झील से जोड़ती है। क्लियर। और इसी झील के तट पर आपको याद रखना है, इसी झील के तट पर ऊपर की साइड कनाडा, नीचे यूएसए है। तो इसी के तट पर एक बंदरगाह है जिसको कहा जाता है सॉल्ट सेंट मैरी। तो सॉल्ट सेंट मैरी बंदरगाह इस झील के तट पर बना हुआ है, जो किसका बंदरगाह है, कनाडा का बंदरगाह। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों हुरन झील के अंदर। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। इसके बाद नेक्स्ट झील की बात करें, यहाँ पर हुरन के बाद जो इसमें मिशिगन को बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, इसमें आपका जो झील दी हुई है सुपीरियर, हुरन के बाद जो तीसरी झील आती है वो है इरी झील। इरी झील की बात करें तो इरी झील के तट पर, इरी झील के यहाँ पर आप देखोगे तट पर एक जगह दी हुई है, ये इरी झील का क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है, डेट्रॉइड या डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट की बात करें तो डेट्रॉइट सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेट्रॉइट कहां पर है, तो आप बताएंगे कनाडा में या यूएसए में है। तो किस साइड आ गया, ये यूएसए की साइड। तो डेट्रॉइट कहां पर स्थित है, यूएसए में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि डेट्रॉइट किस झील के तट पर स्थित है, हम कहेंगे ये इरी झील के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आता है कि डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है, तो याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल
ऑटोमोबाइल का मतलब ये नहीं कि ऑटो में मोबाइल लगा दिया और ऑटोमोबाइल हो गया। ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है कि जो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स का सामान रहता है उसको कहा जाता है ऑटोमोबाइल्स। तो पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल्स का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो है आपका डेट्रॉइट। इसलिए विश्व में कहीं पर भी, पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में कहीं पर भी अगर ऑटोमोबाइल्स का सबसे बड़ा उत्पादक होता है तो उस उत्पादन क्षेत्र को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल हम दें, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीतमपुर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीतमपुर में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन होता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आता है कि इटली का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो तुरीन को दोस्तों इटली का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो ऐसे विश्व में जहां पर भी ऑटोमोबाइल्स का सबसे मेजर बेल्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा? डेट्रॉइट। और डेट्रॉइट कहां पर? यूएसए में इरी झील के तट पर स्थित है। बस यही आपको याद रखना है इरी झील में। और क्षेत्रफल में बात करें तो 3rd नंबर की ये झील है। क्लियर? तो अगला लिखेंगे इरी झील। इरी झील में क्या याद रखेंगे? पहला कहां पर स्थित है? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। दूसरा क्या याद रखेंगे? 5 ग्रेट लेक्स की तीसरी सबसे बड़ी झील है। फिर क्या याद रखेंगे? इस झील के तट पर क्या स्थित है? डेट्रॉइट। एक मिनट। तो डेट्रॉइट स्थित है। किसके लिए फेमस है? ऑटो मोबाइल के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल्स में क्या स्थान है इसका? तो विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बात करें तो फर्स्ट है और प्रसिद्ध है। तो पूरे विश्व में डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जहां पर भी ऑटोमोबाइल्स मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? डेट्रॉइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी इरी झील के अंदर। इरी झील के बाद जो लास्ट झील की बात करें तो यहां पर जो लास्ट झील है हमारा, तो उस लास्ट झील को कहा जाता है, आपका दिया हुआ है ओंटारियो झील। तो ये पोजीशन किसकी है? ओंटारियो झील में। तो ओंटारियो झील में एक शहर है कनाडा का जिसको कहा जाता है टोरंटो। तो ओंटारियो झील के तट पर क्या स्थित है? यहां पर याद रखेंगे टोरंटो सिटी स्थित है। यूएसए की, सॉरी, कनाडा का भाग है। तो कनाडा की एक सिटी का नाम है टोरंटो, जो कनाडा का यहाँ पर एक राज्य है और टोरंटो उसकी राजधानी है। तो टोरंटो याद रखेंगे। कनाडा में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। तो कनाडा का सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? टोरंटो। और इसी के तट पर स्थित एक शहर हैमिल्टन। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, कम से कम टोरंटो को याद रखना। और इसी में याद रखेंगे नीचे कौन सी झील थी? हुरन झील, सॉरी, नीचे कौन सी झील थी? इरी झील। और यहाँ पर क्या है? ओंटारियो झील। इरी झील और ओंटारियो झील जब आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर एक नहर है जिसको कहा जाता है वेल लैंड नहर। तो वेल लैंड नहर की बात करें तो वेल लैंड नहर किसको जोड़ती है? इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। इसी नहर के तट पर एक शहर है कनाडा यूएसए का, बफेलो। क्लियर? जो आपका लगभग उद्योगों के लिए फेमस है, उद्योग की दृष्टि से। और इसी झील के तट पर, इसी नहर पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसको कहा जाता है नियाग्रा फॉल। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात नियाग्रा इन्हीं दोनों झीलों के बीच में स्थित है। क्लियर हो गया? तो ये 5 झीलें आपकी कंप्लीट होती हैं। तो इनमें कैसे लिखेंगे वो देखें। तो इरी झील हो गया। इरी के बाद लास्ट लिखेंगे ओंटारियो झील। तो ओंटारियो झील में सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कहां पर है? हम कहेंगे ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। दूसरा, 5 ग्रेट लेक्स, मतलब 5 महान झीलों में सबसे छोटी झील है। तो 5 ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। और इसी झील के तट पर क्या स्थित है? टोरंटो स्थित है। टोरंटो कहां पर है? कनाडा में। किसके लिए फेमस है टोरंटो? तो टोरंटो में याद रखेंगे टोरंटो सबसे अधिक, कनाडा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ कनाडा क्या कहलाएगी? टोरंटो। और इसमें एक लास्ट पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर एक झील है जिसको कहा जाता है वेल लैंड नहर। तो वेल लैंड नहर दोस्तों क्या करती है? तो हम कहेंगे वेल लैंड नहर जो आपकी इरी झील थी, इरी झील को किस झील से जोड़ती है? ओंटारियो झील से
जोड़ती है। तो इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ने का काम करती है वेललैंड नहर, और इसी नहर पर बना हुआ है यहाँ पर आपका, इसी नहर पर बना हुआ है आपका नियाग्रा जलप्रपात। तो इसी नहर पर क्या बना हुआ दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। तो इसी वेललैंड नहर पर बना हुआ है, दोनों झीलों के बीच में बना हुआ है, कनाडा वाले क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो इस तरीके से ये 4 झीलें आपकी कंप्लीट होती हैं। ओंटारियो झील, ओंटारियो से पहले इरी झील, उससे पहले हुरन झील, और उससे पहले सुपीरियर झील। अब जो आपका दोस्तों लास्ट झील बचती है, वो लास्ट झील होगी आपकी मिशिगन झील। तो लास्ट हेडिंग डालेंगे मिशिगन झील। तो मिशिगन झील के बारे में मैंने आपको बताया कि बाकी की 4 झीलें कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं, लेकिन जब हम ओनली मिशिगन झील की बात करते हैं तो मिशिगन झील आप देखोगे तो मिशिगन झील यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरीके से इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये झील पूरी तरीके से कहाँ पर स्थित है, तो हम कहेंगे ये झील पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। क्लियर हो गया। तो मिशिगन में क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, यह झील पूर्णतः यूएसए में स्थित है, दिशा की दृष्टि से दूसरी झील है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसी झील के तट पर दोस्तों 3 शहर हैं, एक शहर यहाँ पर है। पहला शहर है, इसको कहा जाता है शिकागो, दूसरा शहर इसको कहा जाता है मिल्वाकी, और तीसरा शहर है यहाँ पर, उसका नाम है गैरी। तो 3 शहर याद रखेंगे, शिकागो, यहाँ पर मिल्वाकी, और यहाँ पर क्या है, गैरी। तो गैरी, शिकागो और मिल्वाकी तीनों शहर किस झील के तट पर स्थित हैं, तो हम कहेंगे ये मिशिगन झील के तट पर स्थित है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर याद रखना कि ये जो पूरा बेल्ट है, मतलब ये बेल्ट कौन सा हो गया, तो ये पूरा बेल्ट हो गया आपका मिल्वाकी से शिकागो तक का, और इस साइड की अगर हम बात करें तो ये जो पूरा बेल्ट है ये आपका बेल्ट हो गया किसका, शिकागो से गैरी तक का। मतलब शिकागो यहाँ पर कॉमन है, शिकागो यहाँ पर कॉमन है। तो एक बेल्ट बनता है शिकागो से मिल्वाकी और एक बेल्ट बनता है गैरी से शिकागो। तो ये पूरे 2 क्षेत्र हैं, किस चीज़ों के लिए फेमस है वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो गैरी से शिकागो तक का जो बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट की बात की जाए तो दोस्तों ये पूरा बेल्ट आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है, कच्चे लोहे के लिए। तो पहला जो क्षेत्र था कच्चे लोहे का वो था सुपीरियर हाईलैंड। कच्चे लोहे के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका गैरी से शिकागो तक का क्षेत्र। तीसरी बात करें यहाँ पर तो गैरी से शिकागो से जो मिल्वाकी है, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाए तो ये कृषि वाला क्षेत्र है। तो ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, कृषि वाले क्षेत्र के लिए फेमस है। बाकी शिकागो के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो गैरी से शिकागो का एक बेल्ट होगा और एक शिकागो से मिल्वाकी तक का बेल्ट होगा। इसमें क्या क्या फैक्ट आएंगे उन सारे फैक्ट्स को देखते हैं। तो देखें जरा, तो बात करेंगे किसकी, मिशिगन झील की। तो सबसे पहले तो इसके कुछ फैक्ट हैं वो याद रखेंगे। तो मिशिगन झील कहाँ पर स्थित है, पूर्णतः हम कहेंगे कि ये झील यूएसए में स्थित है। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो मैंने कहा है कि ये क्षेत्रफल में जो इसका स्थान है वो कौन सा है, तीसरा स्थान, 3rd। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, तीसरी सबसे बड़ी झील है। अब इसमें 3 शहर इस झील के तट पर बने हुए हैं। कौन कौन से शहर थे, तो पहले की बात करें तो एक शहर था इस झील के तट पर स्थित गैरी, दूसरा शहर था यहाँ पर शिकागो, और तीसरा शहर था इस झील के तट पर मिल्वाकी। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था कि ये किस चीज के लिए फेमस है। तो शिकागो से जो मिल्वाकी तक का क्षेत्र है ये कृषि उपकरण के लिए फेमस है। मतलब यहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, लेकिन एग्रीकल्चर से जितने भी उपकरण हैं वो सबसे ज़्यादा इस गैरी से शिकागो से मिल्वाकी तक के क्षेत्र में होते हैं। इसीलिए मतलब यहाँ पर इसको एग्रीकल्चर बेल्ट कहा जाएगा या कृषि उपकरण क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर मतलब कृषि से संबंधित सबसे ज़्यादा औजार मिलते हैं, इसलिए इसको औजार मंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो शिकागो से मिल्वाकी तक के पूरे क्षेत्र को हम सामान्यतः क्या कह देते हैं, कनाडा की या यूएसए की औजारों की मंडी भी कहा जाता है। किससे संबंधित औजार हैं, कृषि से संबंधित औजार मिलते हैं।
इसके बाद हम बात करें गैरी से शिकागो तक के क्षेत्र की। तो गैरी से शिकागो तक का जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो लौह अयस्क में इसका स्थान कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट दोस्तों कौन था यहाँ पर? तो सुपीरियर हाईलैंड लौह अयस्क का सबसे बड़ा क्षेत्र था। गैरी से शिकागो तक का क्षेत्र लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र। तो ये दो बेल्ट याद रखेंगे। इसके बाद स्पेशल बात की जाए यहाँ पर अगर शिकागो के बारे में, तो शिकागो के बारे में आपको कुछ पॉइंट यहाँ पर याद रखने हैं। तो एक तो शिकागो यहाँ पर देखोगे गैरी और मिल्वाकी के बीच का क्षेत्र है। शिकागो में सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, शिकागो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि शिकागो यूएसए का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। क्लियर? पहला कौन है यूएसए में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? तो यहां पर 3 पॉइंट याद रखना। सबसे ज्यादा यूएसए में जो जनसंख्या वो न्यूयॉर्क में है, फर्स्ट नाम इसका आएगा। सेकंड बात की जाए तो वो लॉस एंजल है सेकंड में, और थर्ड में बात की जाए तो वो कौन सा आ जाएगा? शिकागो। तो ये यूएसए का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड याद रखना। तो हम कह सकते हैं कि शिकागो यूएसए में तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्लियर? दूसरा इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि शिकागो किस चीज के लिए फेमस है, तो शिकागो में बात करें तो शिकागो ये मान के चलें कि यहाँ पर किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएं यूएसए में, तो शिकागो हमेशा सेंटर में पड़ता है। तो ये परिवहन का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है शिकागो को परिवहन फोकस केंद्र। तो शिकागो को क्या कहा जाएगा? परिवहन फोकस केंद्र। तीसरी बात करें तो शिकागो यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। तो किसके लिए फेमस है? रेलवे जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला क्या होगा? यूएसए जनसंख्या की दृष्टि से यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसको परिवहन फोकस केंद्र कहते हैं, और यहाँ पर यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। अगर और पॉइंटों की बात करें शिकागो के, यहाँ पर लिख दे रहा हूं ऊपर, इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा। तो यहां पर बात करें शिकागो के चौथे पॉइंट की, तो शिकागो में एक तो यहां पर क्या है कि देखो उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहां पर औद्योगिक विकास काफी ज्यादा हुआ है। अगर औद्योगिक विकास होने के कारण यहां पर प्रदूषण की बहुत ज्यादा समस्या है, इसलिए यूएसए को स्मोक सिटी भी कहा जाता है। सॉरी, शिकागो को क्या कहा जाता है? स्मोक सिटी ऑफ यूएसए। यूएसए की, अमेरिका की स्मोक सिटी किसे कहा जाएगा? शिकागो को। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि शिकागो में सबसे ज्यादा उद्योगों का विकास हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण। और बात करें यहाँ पर शिकागो में, तो शिकागो में सबसे ज्यादा कृषि का बेल्ट भी है। यहाँ पर कृषि है, तो कृषि के साथ यहाँ पर पशुपालन भी सबसे अच्छा होता है। अगर यहाँ पर पशुपालन बहुत अच्छा होता है तो याद रखेंगे कि पशुपालन होने के कारण इस क्षेत्र में मांस के सबसे ज्यादा उद्योग हैं। तो मांस प्रसंस्करण उद्योग भी यहां पर काफी ज्यादा लगा हुआ है। तो पहली चीज क्या हो गई? यूएसए का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का क्षेत्र है, परिवहन फोकस केंद्र कहा जाता है, रेलवे जंक्शन है, औद्योगिक दृष्टि से प्रसिद्ध है इसलिए इसको स्मोक सिटी कहा जाता है, कृषि पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। तो पशुपालन होने के साथ साथ यहाँ पर बीफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी सबसे ज्यादा लगी हुई है, मतलब मांस की प्रसंस्करण उद्योगों का सबसे ज्यादा विकास भी यहाँ पर हुआ है। बाकी शिकागो में अगर आप बात करें तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें यहाँ पर, तो 1893 में आप जानते होंगे हिस्ट्री में स्वामी विवेकानंद के द्वारा भारत की तरफ से सर्वप्रथम जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। तो वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? शिकागो में। तो ये सारे पॉइंट आपको शिकागो के अंदर याद रखने हैं। तो गैरी से शिकागो तक का क्षेत्र किसके लिए? लौह अयस्क के लिए दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। शिकागो से मिल्वाकी तक का क्षेत्र कृषि उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको औजारी मंडी कहा जाता है। शिकागो कृषि और उद्योग दोनों में आता है। उद्योग
उद्योग क्षेत्र के आने के कारण इसमें उद्योगों का विकास हुआ और इसको औजार सिटी कहा जाता है। पशुपालन होने के कारण यहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या का क्षेत्र है। परिवहन फोकस केंद्र और यूएसए का रेलवे जंक्शन भी स्थित है। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट दोस्तों होते हैं आपके मिशिगन झील के बारे में। तो 5 ग्रेट लेक्स की सारी झीलें हमने यहाँ पर दोस्तों पढ़ ली हैं। सुपीरियर, हुरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, और कैनेडियन ग्लेशियर की भी बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग के बारे में हम सारी स्टडी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी ये सारी झीलों के बारे में दोस्तों कंप्लीट होता है। 2 झीलें यहाँ पर आपको और याद रखने हैं। तो ये सारी झीलें आपकी हो गई, क्लियर। इसके बाद कैनेडियन ग्लेशियर की झीलें याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 झीलें आपको और याद रखनी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ना तो है ये। यहाँ पर एक का नाम है सॉल्ट झील, सॉल्ट झील। तो सॉल्ट झील बस याद रखना कहाँ पर है, यूएसए में स्थित है, ठीक है। तो इसका मतलब है सॉल्ट झील है तो ये कैसी झील है, खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी झील नहीं है, बस विशेषता याद रखना ये झील कैसी है, खारे पानी की झील है, यूएसए में स्थित है। एक झील है जिसको कहा जाता है मीड झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीड झील कहां पर स्थित है, तो सिंपल आंसर आता है कि ये झील यूएसए में स्थित है। क्लियर हो गया। मीड झील की बात करें तो मीड झील यूएसए में एक पठार है जिसको कहा जाता है कोलोरेडो का पठार, आगे जाके पढ़ेंगे इसको। तो इस पठार पर स्थित है, किस पठार पर स्थित है, कोलोरेडो के पठार पर यह झील स्थित है। कोलोरेडो के पठार पर यह झील स्थित है और इसी में याद रखेंगे कि यह झील एक नदी पर स्थित है जिसको कहा जाता है कोलोरेडो नदी। तो किस नदी पर स्थित है, कोलोरेडो नदी पर। इसी नदी पर जब ये झील बनेगी तो कैसे बनी, इसी नदी पर 2 डैम हैं, एक को कहा जाता है हूवर बांध और एक को कहा जाता है बोल्डर बांध। तो हूवर और बोल्डर बांध की बात करें तो इन दोनों झीलों का जो जलाशय है, मतलब इन दोनों बांधों का जो पीछे वाटर स्टोरेज होता है, जो जलाशय होता है, इसी जलाशय को दोस्तों कहा जाता है मीड झील। तो हम सामान्य शब्दों में ये कह सकते हैं मीड झील कोलोरेडो नदी पर स्थित हूवर और बोल्डर बांध का जलाशय है। बस ये सारी चीजें आपको याद रखना। कोलोरेडो जब नदी मैंने पढ़ाई थी वहां पर सारी चीजें आपको वहां पर भी बताई गई थी। तो इस तरीके से दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी झीलें आपकी कंप्लीट होती हैं। धन्यवाद।